हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप जानते हो, यहाँ पे आपके लिए यूजीसी नेट के लिए और एमपी सेट के लिए या अदर एग्जाम सेट के लिए या समग्र जहाँ पर इतिहास आपका आता है, टॉपिक वाइज क्लास आपके लिए चल रही है। और बहुत सारी क्लास एक दिन में आपको 2 से 3 क्लास मिल जाती हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इनको देखें और जो भी डाउट्स हैं आप पूछते जाएं। आप जब भी क्लास को देख रहे हो तब भी आप डाउट को पूछ सकते हो। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत न्यूनतम परिवर्तन होते हैं, इसलिए इन क्लास को मैं बहुत शानदार तरीके से और लॉन्ग फॉर्मेट में आपको लेके आ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट में लाकर क्लास को खत्म करता हूँ। बहुत शानदार तरीके से और स्पेशल बता दो आपके लिए, पूरा जो कंटेंट बनाया जाता है आपके एग्जाम को देखकर बनाया जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होता है और एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाता है। और इतनी आसान भाषा में आपको पढ़ाया जाता है कि आपको क्लास में ही याद हो जाए, क्लास में ही मुद्दा समझ में आ जाए। और एक आध दो प्रश्न आपको बता दिए जाते हैं कि भैया हाँ, यहाँ से ऐसा प्रश्न बन सकता है, इससे कि आपको पढ़ने का व्यू मिल जाए। और जैसे ही आपको होता है क्लासेस खत्म होंगी, आपके लिए वापस जो हमने पीवाईक्यू पहले कराए थे, पीवाईक्यू प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन इतिहास विषय पर सारे मैं कराऊंगा। इसमें आपके पीवाईक्यू भी होंगे, ईपी के एग्जाम भी होंगे, अदर एग्जाम के क्वेश्चन होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास होंगे। क्या? बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास होंगे। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है इतिहास में आलोचना। क्या? इतिहास में आलोचना। इसका मतलब है क्या चीज? इतिहास में आलोचना है क्या चीज? देखो, आलोचना क्या होती है? वैसे मैं बोलूँ, आलोचना यदि सामान्य व्यक्ति की बात करूँ, तो आलोचना को हम लोग नेगेटिव में लेते हैं। बट आलोचना सुधार की भावना से होनी चाहिए। क्या? आलोचना क्या? आपकी कमी बताते हैं और आलोचना क्या? सुधार की भावना से होनी चाहिए। यदि मैं आपकी आलोचना कर रहा हूँ, तो आपको उसमें सुधार करना है, रिफ़ॉर्म करना है। आप उसका रास्ता भी दिखाओगे। क्या? आलोचना का सुधार है। तो इतिहास में आलोचना क्या भैया? इतिहास में आलोचना का मतलब है कि आप जैसे आप वैदिक ग्रंथों को लेते हो और वैदिक ग्रंथों को कहते हो कि आप क्या मानते हैं? वैदिक ग्रंथों को मानते हैं कि भैया ये भगवान के द्वारा लिखे गए हैं, भगवान के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी महिमा वर्णन कर दी गई, ऐसी बातें लिख दी गई, इनको आज हम कुरीतियों के रूप में देखते हैं। इनको हम क्या? कुरीतियों के रूप में देखते हैं, रूढ़िवादिता के रूप में देखते हैं। क्या? रूढ़िवादिता के रूप में देखते हैं। तो इन सबको समाप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उनकी आलोचना करते हैं, है ना? तो इतिहास में आलोचना का यदि एक सामान्य सा अर्थ बताऊँ मैं आपके लिए कि इतिहास में आलोचना क्या चीज़ है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। क्या? इतिहास में जब भी मैं आलोचना की बात करूँगा, तो आपको इन शॉर्ट में आपको क्या याद रखना है, ये इतिहास में आलोचना क्या है? प्राचीन ग्रंथों और स्रोतों की उत्पत्ति का अध्ययन करती हैं और उनमें छुपे अतीत के संसार को जानने का प्रयास करते हैं, कि ना? तो ऐतिहासिक आलोचना क्या है कि जो प्राचीन ग्रंथ है आपके, उनकी सही से व्याख्या करने का प्रयास करते हैं और उनमें जो अतीत का वास्तविक संसार छिपा हुआ है, उसको जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। इसके माध्यम से, ऐतिहासिक आलोचना के माध्यम से। ऐतिहासिक आलोचना के माध्यम से बात करूं कि ऐतिहासिक आलोचना की शुरुआत कब से हुई, तो इसकी आपकी शुरुआत रेनेसां से मानी जाती है। रेनेसां से मानी जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि पुनर्जागरण काल के समय पर यदि बात की जाए, तो आपका यूरोपीय देशों में क्या चर्च की भूमिका बहुत रही है। चर्च की भूमिका बहुत रही है और चर्च में जो पोप महोदय होते हैं, अपने आप को महान मानते थे कि हम ही सब कुछ है, ब्रिटेन सब कुछ है, आगे कुछ है भी नहीं। तो ऐसे जो इतावली आपके मानववादी इतिहासकार थे, उन्होंने क्या मध्यकालीन इतिहास लेखन में फैली कल्पनापूर्ण और असत्य धारणा को हटाने का प्रयास किया। और यहीं से क्या, जब कल्पनापूर्ण और असत्य धारणा को हटाने का प्रयास किया, तो यहीं से अपनी ऐतिहासिक आलोचना की शुरुआत होती है। ऐतिहासिक आलोचना की शुरुआत होती है। अब मानववादी क्या होते हैं? तो मानववादी, इन शॉर्ट में आपको बता दूं, मानववादी इतिहास लेखन वो इतिहास लेखन की प्रक्रिया है। मानववादी इतिहास लेखन की वह प्रक्रिया है जहां पर मानव को दृष्टिकोण में रखते हुए, मानव को केंद्रित करते हुए आपका इतिहास लिखा जाता है। मानव केंद्रित इतिहास लिखा जाता है आपका, ठीक है ना? बात करते हैं हम लोग, यदि इसमें 2-3 व्यक्तियों के नाम आते हैं, जिसमें सबसे पहला व्यक्ति आपका लॉन्टजेलो वाला। लॉन्टजेलो वाला लॉन्टजेलो वाला एक आपके इतावली इतिहासकार हैं, याद रखना। इन्होंने इन्होंने अपनी एक पुस्तक, इन्होंने क्या, एक पोप के अधिकार बताने वाली प्रसिद्ध पुस्तक, कौन सी? डोनेशन ऑफ द कॉन्स्टिटाइटन। क्या? आपको मतलब एक पुस्तक है जो कि पोप के अधिकार बताती है, पोप के अधिकार बताती है। क्या? कौन सी पुस्तक है? डोनेशन ऑफ द कॉन्स्टिटाइटन, टिटाइन, ठीक है? कॉन्स्टेटाइन एक जर्ली, क्या बताया इन्होंने, कि एक फर्जी रचना है, कि आपकी डॉक्यूमेंट्री है, फेक बुक है आपकी। इसमें जो भी पोप के अधिकार बताए गए, वो आपके गलत बताए गए। जो इसमें अधिकार बताए गए हैं, वो पोप जैसे इतिहासकारों ने अपने हिसाब से लिखे हैं, अपने अकॉर्डिंग लिखे हैं, अपने आप को महान बताने के लिए लिखे हैं, ठीक है ना? इन्होंने अपने विचार को सिद्ध करने के लिए किया, ऐतिहासिक प्रमाणों की भूमिका निभाई, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र मतलब शब्दों का प्रयोग किया, मुद्रा शास्त्र का किया, मनोविज्ञान मतलब वो प्रणालियों का प्रयोग किया, उन प्रणालियों को प्रयोग किया इस बात को सिद्ध करने के लिए, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए
कि पोप का अधिकार बताने वाली पुस्तक क्या है आपकी, फेक है, फर्जी है? कौन-सी? जो आपने कल वैज्ञानिक पद्धतियाँ पढ़ी थी, हिस्टोरिकल आपने ह्यूरिस्टिक अप्रोच पढ़ी थी आपने। वहाँ पे जो वैज्ञानिक पद्धति को प्रयोग किया गया था, उन पद्धति को प्रयोग करके अपनी बात को सिद्ध का प्रयोग किया, प्रयास किया। ऐसी बात यहाँ पे लिखा है क्या? यह ग्रंथ प्राचीन काल का नहीं बल्कि क्या मध्य काल में लिखा हुआ है। वो लोग बोलते थे भैया ये ग्रंथ प्राचीन काल का है, प्राचीन काल का है। ठीक है ना? बट वास्तविकता में प्राचीन काल का ना होके आज का ग्रंथ है। ऐसा इन्होंने बताया कि मध्यकाल का ग्रंथ है और पोप जैसे व्यक्तियों ने स्वयं से लिखा है। क्या? पोप जैसे व्यक्तियों ने ये चीज़ स्वयं से लिखी है। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरे आपके आते हैं यहाँ पे कौन? जीन वार्डन। जीन वार्डन महोदय आते हैं। तो जीन वार्डन महोदय जब आते हैं, तो इन्होंने एक पुस्तक मेथड फॉर इज़ कॉम्प्रिहेंशन ऑफ हिस्ट्री, मेथड फॉर द इज़ी कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द हिस्ट्री में दिखाया कि जो 4 साम्राज्य मतलब इतिहास के जो प्रमुख 4 साम्राज्य हैं, इनकी जो स्वीकृत समय रेखा बताई गई है, वह सही व्याख्या पर आधारित नहीं है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि इतिहास के वो 4 साम्राज्य कौन से जिनका इन्होंने बताया था। कौन-कौन ध्यान रखना आपको। एक अर्शियाई साम्राज्य होता है आपका, अर्शियन साम्राज्य। ये आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पे आपको काम में आएँगे, ठीक है ना? अर्सियन साम्राज्य आपका आएगा, लिख लेना इनको। अर्शियन साम्राज्य आपका एम्पायर हो जाएगा। सेकंड आपका हो जाएगा यहाँ पे पर्शियन मतलब फ़ारसी, पर्शियन एम्पायर आपका हो जाएगा, फ़ारसी एम्पायर आपका हो जाएगा। फिर आपका ग्रीक या मकदूनियाई यूनानी इसको बोलते हैं। ग्रीक या मकदूनियाई एम्पायर। और फोर्थ आपका कौन-सा है? फोर्थ आपको कौन-सा साम्राज्य बेटा? रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य। याद रखना, जॉन बीडिन महोदय बताते हैं, जॉन बीडिन महोदय बताते हैं, भाई साहब जो एक बुक है अपनी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है मेथड फॉर इजी कॉन्फ्रेंस ऑफ हिस्ट्री। इसमें बताया कि 4 साम्राज्यों की अभी तक मान्य रेखा है, स्वीकृत है, वह सही व्याख्या पर आधारित नहीं है। वह सही व्याख्या पर आधारित नहीं, वो गलत दी गई है। वह व्याख्या गलत दी गई है। वह धार्मिक कारकों से प्रभावित है। क्या है? वह जो व्याख्या दी गई है समय पर वो धार्मिक कारकों से प्रभावित है। या ऐसा होता है कि इन्होंने धार्मिक कारकों से प्रभावित है, ना कि आलोचनात्मक इतिहास लेखन से। ठीक है ना? वहीं पे एक और महोदय आते हैं, पॉलिडोर वृजिल महोदय आते हैं। यह भी अपना इतिहास की आलोचना में योगदान देते हैं। कैसे? कि ये बताते हैं, उन्होंने इस मिथक को तोड़ दिया कि ब्रिटेन की स्थापना ट्रॉय के वुड्स ने की थी। मतलब ऐसी एक कहानी है, ब्रिटेन जो आपको ब्रिटेन कंट्री है, इसकी स्थापना को लेके क्या मिथक फेमस है कि एक वीर शासक रहे हैं, एक बहुत महान शासक रहे हैं, जो कि ट्रॉय वुड्स रहे हैं। क्या? ट्रॉय के वुड्स रहे हैं। ट्रॉय के एक वीर शासक वुड्स रहे। इन्होंने ब्रिटेन की स्थापना की, इसलिए इसका नाम ब्रिटेन है। और ब्रिटेन सर्वाधिक शक्तिशाली, इसको कोई हरा नहीं सकता है, इसको कोई जीत नहीं सकता, इसको कोई विजित नहीं कर सकता है। ये सब लोगों का देश है, सभ्यता का देश है, इसको आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो पॉलिडोर वर्जिल महोदय होते हैं, जो वर्जिल महोदय होते हैं, पॉलिडोर वर्जिल महोदय होते हैं, वो इसकी आलोचना करते हैं कि भैया ऐसा नहीं है, इसकी स्थापना इसने नहीं की है, ठीक है ना? इसकी स्थापना इसने नहीं की है, ठीक है ना? उन्होंने तर्क दिया क्या? उन्होंने तर्क दिया, भैया इस जो कथा है कि इसकी ब्रिटेन की स्थापना वुड्स महोदय ने की है, इसके कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है, इसके कोई विश्वसनीय ऐतिहासिक प्रमाण उल्लेख नहीं है। यह कथा जो लिखी गई है, राष्ट्रवादी अप्रोच से लिखी गई है, राष्ट्रीय गौरव और धार्मिक परंपरा को मजबूत करने के लिए लिखी। क्या? राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय गौरव और धार्मिक परंपराओं को मजबूत करने के लिए लिखी गई है। के लिए लिखी गई है। ऐसा ये लोग बताते हैं, ठीक है ना? ध्यान रखना, इस प्रकार से विभिन्न विद्वान आलोचना में योगदान देते हैं और ऐसे कई विद्वान हैं कि जिनकी वजह से क्या इतिहास में आलोचना की शुरुआत हुई और सही तथ्यों की जानकारी हमें मिली। ठीक है ना? यदि बात की जाए ऐतिहासिक आलोचना के सार की बात की जाए, क्या एनहांस की बात की जाए, तो रखना प्राचीन स्रोतों की समीक्षा की जाती है, उनकी ऐतिहासिकता को प्रमाणित किया जाता है इसमें और उनसे उनमें क्या उनमें वर्णित सामग्री विश्वसनीयता बढ़ती है और सत्य की कसौटी पर उन सबको परखा जाता है। किसको? ऐतिहासिक स्रोतों आलोचना के माध्यम से। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आलोचना की आवश्यकता क्यों पड़ी भई इतिहास में? तो इतिहास में आलोचना इसलिए पड़ी, इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि साहित्यिक स्रोतों की क्या प्रामाणिकता की पुष्टि की जा सके। साथ ही साथ इतिहास लेखन में जो गलतियाँ हैं, जो भ्रम है, जो मिथक हैं, जो आपकी रूढ़िवादिता है, जो परंपरा है, जो आपकी गलत परंपराएँ, कुरीतियाँ हैं, उनको दूर किया जा सके। ठीक है ना? और महत्व क्या है इसका? महत्व भी इतिहास लेखन प्रयुक्त खुद संदिग्ध हो, तो अतीत पुनर्निर्माण त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। इसलिए क्या आलोचना महत्वपूर्ण है, आलोचना महत्वपूर्ण होगी, तो वही स्रोतों को संदिग्ध जो प्राथमिक स्रोत है, वही गलत नहीं होंगे, वही सही हो जाएँगे। इसलिए क्या स्रोतों की जाँच अनिवार्य महत्व इस प्रकार से है। और कौन-कौन सी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना चाहिए इतिहास लेखन में? मतलब इतिहास की आलोचना हम जब करते हैं, या इतिहास लेखन करते हैं,
तो बहुत सारी ऐसी विधियाँ जैसे भाषा विज्ञान विधि हो गई, शब्दशास्त्र विधि हो गई, मुद्रा शास्त्र विधि हो गई, ऐसी विभिन्न विधियाँ हैं, जिनका प्रयोग करके हम साहित्यिक स्रोतों में वर्णित समाज, उनके आर्थिक जीवन का कालक्रम ज्ञात कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। अच्छा, ये भाषा विज्ञान क्या होता है? मैं आपको बता दूँ भाषा विज्ञान होता क्या है बेटा? भाषा विज्ञान की जब बात करते हैं, पता तो सबको होगा, आप सबने पढ़ा होगा, बट थोड़ा-सा बता दूँ कि भाषा विज्ञान है क्या चीज़? जब भी भाषा विज्ञान की बात करते हैं, तो इसमें भाषा की उत्पत्ति, विकास, संरचना और परिवर्तन को वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। क्या? भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है? विकास कैसे हुआ है? इसमें परिवर्तन कैसे हो रहा है? आप देखते हो कि बच्चे का डेवलपमेंट होता है, तो बच्चा पहले कुछ शब्दों को अलग तरीके से बोलता है, फिर आगे जाके कुछ शब्दों को अलग तरीके से बोलता है, ठीक है ना? तो ऐसे ही भाषा विज्ञान में हम देखते हैं कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ है, परिवर्तन कैसे हुआ है। जो भाषा विज्ञान का महत्व क्यों महत्व याद रखना कि प्राचीन भाषाओं को समझने में सहायता करता है। ब्राह्मी लिपि हो गई, खरोष्ठी लिपि हो गई, ठीक है ना? शिलालेखों और ग्रंथों की सही व्याख्या करता है, ठीक है ना? ठीक, चलो बात करते हैं शब्दशास्त्र क्या है? शब्दशास्त्र, फिलॉजी क्या है? फिलॉजी, तो शब्दशास्त्र क्या भैया? प्राचीन ग्रंथों, शब्दों और भाषाई पाठों का आलोचना अध्ययन है। आपका याद रखना, इसमें क्या ग्रंथों की प्रणाली, अब कई बार क्या होता है, कई वर्ड्स लिखे रहते हैं, उन वर्ड्स का सही मीनिंग हमें पता नहीं होता है। तो शब्द शास्त्र के माध्यम से क्या करते हैं, उन वर्ड्स का सही मीनिंग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना? ठीक, और मुद्रा शास्त्र प्राचीन सिक्कों का अध्ययन करते हैं। जब प्राचीन सिक्कों का अध्ययन करते हैं, तो किस शासक ने जारी किए हैं, कौन सी तिथि पे जारी किए गए हैं, उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी, व्यापार कैसा था, कला और धर्म के प्रति उसमें जुड़े कि नहीं जुड़े हैं, पता चलती है सिक्कों के अध्ययन से, ठीक है ना? ठीक, चलो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपका यहाँ पे उदाहरण भी दिए गए हैं कि इन्हीं पद्धतियों के माध्यम से यह ज्ञात किया जा सकता है कि ऋग्वेद में कौन से मंत्र अधिक प्राचीन है और कौन से उत्तर वैदिक काल के हैं। मतलब कौन से ग्रंथ आपके ऋग्वैदिक काल के हैं और कौन से आपके उत्तर वैदिक काल के हैं। आपको याद रखना, मैं आपको बता दूं, अर्ली वैदिक यहाँ पे अधिक प्राचीन लिखा गया है, इसलिए बोलो मैं आपसे अर्ली वैदिक हिंदी में या पे इंग्लिश में याद करना, क्योंकि कल जब मैं आपको यूपीएससी की पीवाईक्यू सॉल्व करा रहा था, आपको देखना है इतिहास विषय में, तो यूपीएससी की पीवाईक्यू आपको देखना है। जब मैं आपको सॉल्व करा रहा था, तो आपने ध्यान दिया होगा वहाँ पे एक शब्द आया था पूर्व वैदिक, तो क्वेश्चन गलत हो रहा था। लेकिन जिसको हमने इंग्लिश में पढ़ा था अर्ली वैदिक, तो क्वेश्चन का आंसर यूपीएससी के अकॉर्डिंग जा रहा था। तो इंग्लिश में वर्ड अर्ली वैदिक ही आएगा, बट हिंदी में बार-बार चेंज, पूर्व वैदिक हो गया, अधिक प्राचीन हो गया, ऐसे, ठीक है ना? चलो, ठीक, चलो। इससे वैदिक कालीन सामाजिक और आर्थिक जीवन का स्पष्ट चित्र सामने आया। अब बात करते हैं इतिहास आलोचना का स्थायी महत्व की, थोड़ा बहुत महत्व देख लेते हैं। तो ये स्रोत वही प्रामाणिकता देते हैं, तत्कालीन संबंध की जानकारी देते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करें, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है जो एक समय पे ही लिखा गया है। ऐसा माना जाता है कई कालखंडों में अनेक व्यक्तियों द्वारा लिखा गया है। क्या? कई कालखंडों में कई व्यक्तियों द्वारा लिखा गया है। इस तथ्य की पुष्टि भी आलोचनात्मक पद्धति से की जा सकती है ना? चलो याद रखना, तो इतिहास लेखन को क्या वैज्ञानिक, तर्कसंगत और विश्वसनीय बनाने के लिए इतिहास की आलोचना आवश्यक है, ठीक है? इतिहास की आलोचना आवश्यक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा आपका? यदि क्वेश्चन बताऊं, मैं आपके लिए क्वेश्चन बना दूं, इतिहास की आलोचना के संबंध में लिखना क्वेश्चन को, इतिहास की आलोचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना कौन सा कथन सही है। नंबर एक, इतिहास की आलोचना से पता चला, इतिहास की आलोचनात्मक प्रवृत्ति से पता चला, देखना इसको, इतिहास की आलोचनात्मक प्रवृत्ति से पता चलता है कि वेद अपौरुषेय नहीं है, अपौरुषेय नहीं है। अब अपौरुषेय शब्द का आपको अर्थ आना चाहिए। नंबर दो, इसी से जानकारी मिलती है कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र केवल एक काल की ही नहीं, केवल एक काल की ही नहीं, अनेक काल की जानकारी देता है, अनेक काल की जानकारी देता है। यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, पता है कुछ अनेक कालखंड की जानकारी देता है। आपको ना कौन सा कथन सही है, गलत है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, ठीक है ना? अब आपको माइंड में दूसरा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा सही हो गया आपका, तो पहला आपका सही है, पहला आपका सही है, बताओ। पहला भी आपका सही है, वेदों के इतिहासक आलोचना की पद्धति के माध्यम से पता चलता है कि वेद पुरुषों के द्वारा ही, वो देवों के द्वारा ही लिखे गए,
भगवानों के द्वारा लिखे, किसी पुरुषों के द्वारा लिखे, मतलब आप है। आप है नहीं, मतलब कि देवी-देवताओं द्वारा लिखे हुए नहीं है। तो दोनों कथन आपके यहाँ पे सही है। कहने का मतलब कि आपको भाषा समझनी बस, आपको सारी चीज़ें आती है, बट आपको बहुत शानदार तरीके से समझना है। ये चीज़ आपको इंटरव्यू में काम में आएँगी बहुत अच्छे से। अब संश्लेषण और प्रस्तुति क्या होती है? संश्लेषण और प्रस्तुति क्या होती है, इसको आप लोग समझो। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में दूँ, छोटी क्लास करता हूँ, दी वॉइस का इसी को पता चल जाएगा। छोटे-छोटे टॉपिक वाइज़ क्लास करते हैं, आपको एक ही दिन में 4-5 क्लास दे ही रहा हूँ, ठीक है ना? तो छोटी-छोटी क्लास करते हैं, आपको सब मिल जाएगा, ठीक है ना? चलो, तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।